देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारी खबरें हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात इस शख्स की कर लेता हूं, नेतन्याहू। इसने लाख कोशिशें कर ली, पूरी ताकत झोंक दी गाजा के अंदर, लेकिन ये कुछ हासिल नहीं कर पाया। और आज इसकी हालत ऐसी है कि ये सुकून से सो नहीं पा रहा है, कुर्सी जाने का भी डर सता रहा है। उधर हमास एक बार फिर से गाजा के अंदर खड़ा ना हो जाए, इस बात का भी डर सता रहा है। दुनिया भर की हेडलाइंस बन गई कि इजराइल हार चुका है। नींद नहीं आ रही है, इसके नेता इसको खुद धमकी दे रहे हैं कि अगर दोबारा से जंग शुरू नहीं करी, हमास को खत्म नहीं करा तो कुर्सी गिरा देंगे। अब ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल इन लोगों ने बहुत सारे नेताओं को मार दिया है, लेबनान के अंदर भी, गाजा के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं को ये लोग मार चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इसमें जो बीच में शख्स नजर आ रहा है, ये एक हमास का बहुत सीनियर कमांडर हुसैन फैयद है। इसको भी इजराइल मारने का दावा कर चुका है। लेकिन अब नेतन्याहू की तरफ से और नेतन्याहू की टीम की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये तो अभी जिंदा है। ये वो शख्स है, ये वो कमांडर है जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था और उसका मुखिया था। एक बार फिर से ये वीडियो वायरल हो रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि देखिए, ये अभी भी जिंदा है और गाजा में एक बार फिर से हमास संगठित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और एक बार फिर से हमारे खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहा है। यह मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। पहले दावा किया था इजराइल ने कि यह मारा जा चुका है, लेकिन इसकी तस्वीर सामने आई है और नेतन्याहू की नींदें उड़ चुकी हैं। हासिल कुछ नहीं कर पाया है अभी तक इजराइल गाजा के अंदर। फिलहाल जेनिन के अंदर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। आतंकवाद के नाम पर, हमास के नाम पर तकरीबन 2000 लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं। गाजा के लोग अपने घरों में वापस आना शुरू कर रहे हैं, तो वेस्ट बैंक के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इजराइल हमले कर रहा है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी उससे कुछ नहीं कह रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है, फिलिस्तीनी सरकार पूरी तरीके से जंजीरों में जकड़ी पड़ी है। जंजीरों में तो पड़ोसी देश भी जकड़े हुए हैं और अब यह बात इनको बुरी लगना शुरू हो चुकी है। दरअसल जॉर्डन के अंदर संसद में जो वहां के सांसद है, उन्होंने हमास के साथ साथ उन सारे लोगों का विरोध किया जो लोग ये कह रहे हैं कि जॉर्डन ने हमास की मदद नहीं की, फिलिस्तीनियों की मदद नहीं की। वो तो नहीं की है भाई, जाहिर सी बात है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर मदद की होती तो शायद हमास की तरफ से इनका नाम लिया जाता। इस सांसद को यह बात बहुत ज्यादा चुभ रही है और बहुत ज्यादा बुरी लग रही है कि हमास ने सीज फायर होने के बाद जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में हमास ने ईरान की तारीफ की, हिजबुल्लाह की तारीफ की और यमन की तारीफ की, साथ ही साथ फिलिस्तीन के अंदर जो संगठन है उन सभी की तारीफ की। लेकिन जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, इन किसी देशों का नाम नहीं लिया। तो इसने कहा कि जॉर्डन का नाम हमास ने क्यों नहीं लिया, कि जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों की मदद की। अरे भाई, मदद की होती तब ही तो नाम लेता। वैसे याद होगा आप लोगों को कि जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो जॉर्डन ने बहुत सारे मिसाइलों को इजराइल की खातिर इंटरसेप्ट किया था। इजराइल के लड़ाकू विमानों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल भी करने दिया था और हमेशा जॉर्डन इजराइल को अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने के लिए एयर स्पेस देता है। बाकी जो भी हमला अगर आ रहा होता है इजराइल की तरफ, उसको बीच में जॉर्डन की सेना मार गिराती है। तो इजराइल के लिए काम किया है जॉर्डन ने, हमास के लिए नहीं। इसीलिए हमास ने मना कर दिया। ये एक नेता आपकी स्क्रीन पर है हमास के, इन्होंने मिस्र को लेकर कहा है कि मिस्र के लोगों को अब क्रांति की जरूरत है। मिस्र में एक क्रांति होना चाहिए और ये जो फिरौन है, फिरौन को मानने वाले हैं, फिरौन को चाहने वाले हैं, यानी डायरेक्ट इशारा जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के नेताओं की तरफ है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ गुलाम बने रहे। इन्होंने कहा कि मिस्र ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया इस जंग के दौरान। मिस्र के लोगों को क्रांति की जरूरत है। ऐसे लोगों को, ऐसे फिरौन को
उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमास को भी मालूम है अच्छे से, फिलिस्तीनियों को मालूम है अच्छे से कि सिर्फ एक दीवार की दूरी है गाजा और मिस्र में, लेकिन इसके बाद भी दीवार की इस तरफ गाजा के मासूम बच्चे भूख से तड़पते रहे, प्यास से तड़पते रहे, लेकिन मिस्र वालों ने कुछ नहीं भेजा, बल्कि एक बाकायदा और दीवार बना दी इस जंग के दौरान, ताकि इधर के लोग इधर ना आ पाए। हिजबुल्लाह और इजराइल की भी बात कर लेते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस वक्त सीज फायर किया हुआ है। 60 दिन का सीज फायर हुआ था, 26 जनवरी को यह सीज फायर खत्म हो रहा है। इस सीज फायर की डील में जो बातें तय हुई थी, इजराइल ने उन बातों पर अमल नहीं किया है। सीज फायर होते वक्त यह कहा गया था कि इजराइल की सेना इस बॉर्डर से वापस आ जाएगी पूरी तरीके से लेबनान के इलाकों को छोड़कर, लेकिन अभी तक इजराइल ने अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब डोनाल्ड ट्रंप से 30 दिन की इजाजत मांगी है कि भाई साहब 30 दिन की इजाजत और दे दो, उसके बाद हम अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अभी 30 दिन का समय मांगकर लेबनान में और तबाही मचाना चाहता है। हिजबुल्लाह भी उधर तैयार बैठा है और कह रहा है कि अगर ये अपनी सेना को वापस लेकर नहीं गए तो युद्ध फिर से शुरू होगा। देखते हैं भाई क्या होता है 26 जनवरी के बाद। सीरिया की भी बात कर लेते हैं। सीरिया के अंदर ये जो नए नेता बने हैं, इन्होंने कहा कि देखिए हम किसी भी देश से युद्ध नहीं चाहते हैं, हम इजराइल से भी युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल कुछ करना चाहता है हमारे साथ तो फिर हम इजराइल के ऊपर दबाव डालेंगे। अगर इजराइल युद्ध करना चाहता है तो हम दबाव डालेंगे इजराइल के ऊपर। इजराइल इनके इलाकों में ना सिर्फ घुस चुका है बल्कि वहां पर अब निर्माण भी कर रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है, सैन्य अड्डे बना रहा है। सैटेलाइट इमेजेस सामने आएंगी जिसमें जो गोलान हाइट्स है उससे तकरीबन 600 मीटर अंदर जाकर एक सैन्य अड्डा इजराइल बना रहा है सीरिया की जगह पर, और यह कह रहे हैं कि अगर इजराइल कुछ करेगा तो हम दबाव डालेंगे। इजराइल ने सीरिया के तमाम हथियारों को, तमाम हथियार डिपो को तबाह कर दिया इनकी सरकार आने के बाद। देखिए बशर अल असद की यहां पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो मेरा कोई लगता नहीं है जो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, लेकिन इन्होंने भी इजराइल को रोका नहीं। इजराइल जो चाहा वो करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार वो नए नए फैसले ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे अप्रवासियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो देश से निकाले जाएंगे। भारत को भी झटका लग सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं वहां पर, नागरिकता नहीं मिली है, हो सकता है कि उनको भारत आना पड़े। साथ ही साथ ईरान को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। इनके साथ ये जो नजर आ रहा है शख्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये ईरान के थोड़ा सा फेवर में बात करता है और इसको एक बड़ा अहम पद सौंपने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो परमाणु डील है वो अमेरिका के साथ ईरान की हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ना करके हमारे साथ बातचीत करे परमाणु डील को लेकर, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हम भी यही चाहते हैं कि ईरान से बातचीत हो परमाणु डील पर। तो ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसको एक अहम पद सौंपने वाले हैं और ये ईरान के साथ मिलकर शायद हो सकता है कि अमेरिका से कोई संबंध बनाने की कोशिश करे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को एक यहूदी संगठन ने एक लिस्ट दी है। उस लिस्ट में उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, आपने सुना होगा पिछले साल प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट हुए थे फिलिस्तीन के समर्थन में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में अमेरिका के अंदर। आपने देखा होगा किस तरीके से अमेरिका की पुलिस ने बच्चों को मारा था, बहुत सारे बच्चों को रेस्टिकेट भी कर दिया गया। तो पूरी लिस्ट सौंपी है एक यहूदी संगठन ने पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की, और कहा है कि इन बच्चों को तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल दें और इन पर प्रतिबंध लगा दें। कुछ अमेरिका के भी हैं और कुछ दूसरे देशों के भी हैं, और खबर ऐसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि ऐसे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना पढ़ें जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, यहूदियों का विरोध करते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन उसकी सोच कहीं ना कहीं एक जैसी ही रहती है। खबर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आ रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हंसी आती है इन कोर्ट पर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, ये सब नमूने हैं, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। नेतन्याहू के ऊपर तो जोर नहीं चला। अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद अभी भी खुला घूम रहा है नेतन्याहू और योब गैलेंट।
लेकिन अब सीना चौड़ा करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान के नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। और अरेस्ट वारंट जारी किया क्यों है? कहा जा रहा है कि जब से तालिबान के अंदर सरकार आई है तो जो तालिबान के नेता हैं अब्दुल हकीम हक्कानी और जो प्रमुख हैं मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा, इन दोनों ने महिलाओं के बहुत सारे अधिकार छीन लिए हैं। ये दोनों प्रमुख नेता हैं, तो इन दोनों नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कि महिलाओं को वहां पर आज़ादी ये लोग नहीं दे रहे हैं, महिलाओं की आज़ादी छीन रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ वारंट जारी किया जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है और दुनिया में और जगहों पर अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।